ये बात है देहरादून की। मेरे दो दोस्त हैं समीर और रोहन। हम तीनों ने मिलकर अपना एक नया पॉडकास्ट शुरू करने का प्लान बनाया था। इसके लिए हमने देहरादून के एक पुराने लेकिन काफी बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की 5वीं मंजिल 5th फ्लोर पर एक स्टूडियो रेंट पर लिया। हमने सुना था कि इस बिल्डिंग में रात के वक्त ज्यादा लोग नहीं रुकते, लेकिन हमें तो बस शांति चाहिए थी ताकि पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग अच्छे से हो सके। उस रात हमारा शूट काफी लंबा चल गया। रिकॉर्डिंग खत्म होते होते रात के 12:30 बज चुके थे। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ हमारे स्टूडियो की लाइट्स ऑन थीं। हम तीनों अपना भारी भरकम सामान, कैमरा, ट्राइपॉड और बड़ी बड़ी लाइट्स पैक कर रहे थे। स्टूडियो के अंदर ही एक छोटा सा स्टोर रूम था जहां एक्स्ट्रा सामान रखा जाता था। अचानक उस स्टोर रूम के अंदर से एक बहुत जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे लोहे की कोई भारी सीढ़ी जमीन पर धड़ाम से गिरी हो। हम तीनों ने अपना काम छोड़कर एक दूसरे को देखा। कमरे में कोई हवा नहीं चल रही थी, खिड़कियां बंद थीं। रात के 12:30 बजे वो सीढ़ी अपने आप कैसे गिर सकती थी? मैं थोड़ी हिम्मत करके अंदर गया, सीढ़ी को उठाकर वापस दीवार से टिकाया और बाहर आ गया। हम फिर से सामान पैक करने लगे, लेकिन तभी स्टोर रूम की लाइट अचानक से बंद हो गई। हमें लगा शायद वोल्टेज का कोई इशू होगा, लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। लाइट अपने आप या पावर कट से बंद नहीं हुई थी। वो जो प्लास्टिक का स्विच होता है, उसे बाकायदा किसी ने क्लिक करके नीचे की तरफ बंद किया था। अब हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बज चुकी थी। मैंने समीर और रोहन से कहा कि भाई जल्दी सामान समेटो और निकलो यहाँ से। हमने स्टूडियो की सारी लाइट्स और एसी बंद किया और बाहर लिफ्ट की तरफ आ गए। ये 5वीं मंजिल थी और यहाँ हमारे स्टूडियो के अलावा कुछ नहीं था। लिफ्ट के पास खड़े होकर हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक हमारी नजर स्टूडियो की मेन गेट पर गई। वो गेट फिंगरप्रिंट और रिमोट सेंसर वाला था। उस गेट का जो भारी लोहे का हैंडल या हुक था, वो अपने आप ऊपर नीचे होने लगा, जैसे अंदर से कोई उसे खोलने की पूरी कोशिश कर रहा हो। पहले हमें लगा कि शायद हम में से कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन हम तीनों तो बाहर खड़े थे। रिमोट समीर के हाथ में था और उसने कोई बटन नहीं दबाया था। हम उस हैंडल को हिलते हुए देख ही रहे थे कि तभी स्टूडियो के अंदर से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। वो एक बहुत ही धीमी, सुरीली लेकिन बेहद खौफनाक आवाज थी। वो कोई गाना नहीं गा रही थी, बस एक अजीब सा राग गुनगुना रही थी। ये सुनते ही हमारी जो हालत खराब हुई मैं आपको बता नहीं सकता। हम लिफ्ट का इंतजार छोड़कर सीधे सीढ़ियों की तरफ भागे। हमारे हाथों में भारी लाइट्स और बैग्स थे, लेकिन उस वक्त हमें कोई वजन महसूस नहीं हो रहा था। हम पागलों की तरह 5वीं मंजिल से 4थी मंजिल की तरफ भागते हुए उतरे। जैसे ही हम 4थी मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंचे, हमें सामने से एक औरत आती हुई दिखाई दी। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी जिसने सफेद रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। इतनी रात को किसी इंसान को देखकर हमारी जान में जान आई। हम हांफते हुए उनके पास रुके और मैंने घबराते हुए कहा, आंटी ऊपर मत जाइएगा, वहां स्टूडियो में कोई है, कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। उस औरत ने हमारी तरफ देखा, एक बहुत ही शांत मुस्कान दी और बोली, अरे डरो मत बेटा, ऊपर बच्चे रहते हैं ना, शायद उन्हीं के खेलने की आवाज होगी, हम तो यही काम करते हैं। हमें लगा चलो यार, हम ही बेवजह डर रहे थे। हमने उन्हें बाय कहा और 4थी मंजिल से लिफ्ट में बैठ गए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, समीर ने मेरी तरफ देखा और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई ये बिल्डिंग सिर्फ 5 मंजिला है, 5वीं मंजिल पर सिर्फ हमारा स्टूडियो है और उसके ऊपर सीधा लॉक लगी हुई छत है। तो वो औरत किन बच्चों की बात कर रही थी जो ऊपर रहते हैं? ये सुनते ही मेरे और रोहन के रोंगटे खड़े हो गए और तभी रोहन ने एक और बात बोली जिसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। रोहन ने कहा, तुमने उस छोटी बच्ची को ध्यान से देखा था? उसकी सफेद फ्रॉक पर लाल रंग के गहरे धब्बे लगे हुए थे। हमारी सांसें अटक गईं। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। हम अपनी कार की तरफ भागे, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी कार की चाबी उसी स्टोर रूम की टेबल पर भूल आया हूँ। हमारे पास लाखों रुपए का कैमरा और लाइट्स का सामान था। हम उसे लावारिस छोड़कर किसी और के साथ भी जा नहीं सकते थे। रोहन तो पसीने से भीग चुका था, लेकिन घर जाने के लिए कार की चाबी लाना जरूरी था। मरता क्या ना करता, हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वापस लिफ्ट से ऊपर जाने का फैसला किया। लिफ्ट सिर्फ 4थी मंजिल तक आती थी। वहां से हमें सीढ़ियां चढ़कर 5वीं मंजिल पर जाना था। हम कांपते कदमों से ऊपर पहुंचे। जैसे ही हमने स्टूडियो का गेट खोला, हमें एक जोरदार झटका लगा। स्टूडियो का एसी फुल स्पीड पर चल रहा था, जबकि हम उसे खुद अपने हाथों से बंद करके गए थे। हम किसी तरह हिम्मत करके स्टोर रूम के अंदर गए। चाबी टेबल पर ही पड़ी थी। मैंने झट से चाबी उठाई, लेकिन तभी मेरी नजर जमीन पर गई।
स्टोर रूम के बिल्कुल बीचों बीच लाल रंग के कपड़े में बंधी हुई एक छोटी सी पोटली रखी हुई थी। जब हम पहली बार यहाँ से गए थे तब वहाँ ऐसी कोई पोटली नहीं थी। इतना ही नहीं, स्टूडियो के जो भारी पर्दे हम खींचकर बंद करके गए थे वो पूरी तरह से खुले हुए थे और रात के 1:30 बजे बाहर की चांदनी सीधे उस लाल पोटली पर पड़ रही थी। हमने उस पोटली को छूने की गलती नहीं की। हम उल्टे पैर बाहर की तरफ भागे। बाहर कॉरिडोर में वही सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, लेकिन अब वो औरत नहीं थी। वो हमारी तरफ बढ़ी और बोली, यहाँ मैं रहती हूँ, तुमने मुझे और मेरी बेटी को परेशान कर दिया है। मेरी बेटी सुआ नहीं पा रही है। तुमको नहीं पता तुमने क्या किया। हम तीनों भागे। पार्किंग में पहुंचे तो देखा वो औरत वहीं खड़ी थी। उसके हाथ हमारी तरफ बढ़े। हम कार में बैठे, कार स्टार्ट की और वहां से ऐसे भागे कि अगले 3 दिन तक हम तीनों दोस्तों ने एक दूसरे से फोन पर भी बात नहीं की। हम सब गहरे सदमे में थे। बाद में जब हमने उस स्टूडियो के मालिक, जो हमारे एक दोस्त का दोस्त था, उससे पूछा तो उसने बिना किसी हैरानी के कहा, हाँ भाई, वहां ये सब होता रहता है, इसीलिए हम लोग रात को वहां कोई शूट नहीं रखते। खैर, आज भी हम उस स्टूडियो में जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिन के उजाले में। सूरज ढलने से पहले हम अपना सारा सामान लेकर वहां से निकल लेते हैं।